हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज और आज ये हमारा 13वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 12 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। ये सारे वीडियो चैनल पे अपलोड हैं, साथ ही पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम लिंक दिए हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकें। तो आपका एग्ज़ाम जो है 27 अक्टूबर को है एग्ज़ाम। अब आपके पास 2 मंथ का टाइम है, इसी में आपको पूरे अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पे अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो अच्छे से तैयारी करिए, साथ ही टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए ताकि जो भी कमी है आप में या फिर जो सब्जेक्ट आपका वीक है वो पता चल सके। तो टेस्ट सीरीज इसके लिए ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। यहाँ पे पहला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन ए है धर्मसेन द्वारा, ऑप्शन बी है अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन सी है महाकश्यप द्वारा या ऑप्शन डी है नागसेन द्वारा। तो बुद्ध जी की जब मृत्यु हो गई थी तो पहला जो बौद्ध संगीत हुई थी यह राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और इस किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यह महाकश्यप के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी वह राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल यानी कि जो हर्यक वंश का शासक था उसी के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है? हिंदुओं से, जैनियों से, सिखों से, बौद्धों से। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बौद्धों से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ पे 3 त्रिपिटक हैं। इसमें पहला है विनय जिसमें नियम और आचरण की शिक्षाएं दी हुई हैं। दूसरा है सुत्त पिटक जिसमें धार्मिक सिद्धांत दिया हुआ है और तीसरा है अभिधम्म पिटक जिसमें दार्शनिक सिद्धांत दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि एक पॉइंट और आप लोग याद रखिएगा, त्रिरत्न होता है एक, त्रिरत्न। त्रिरत्न जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण, ये जो त्रिरत्न है ये जैन धर्म से संबंधित है। बाकी जो त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, एक त्रिपिटक है एक त्रिरत्न है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था योसुद, जमाली, प्रभास, विपिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी जमाली। जमाली जो थे यह महावीर स्वामी के दामाद भी थे और यही इनके पहले शिष्य बने थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? अशोक, बिंबिसार, उदयन या फिर कनिष्क। तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले जो राजधानी बनाया है वह बनाया है उदयन ने। उदयन जो है यह हर्यक वंश का शासक था और इसने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र जो एक नगर है इसकी स्थापना किया और बाद में अपनी राजधानी जो है राजगिरी से पाटलिपुत्र ले गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई। नेक्स्ट प्रश्न है, दोनों नदियों का नाम याद रखिएगा, गंगा एवं सोन नदी के तट पे पाटलिपुत्र को बनाया गया। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन ए है भाबू नहीं है भब्रू स्तंभ, ऑप्शन बी है क्वीन स्तंभ, ऑप्शन सी है रुमनदेही स्तंभ या फिर ऑप्शन डी है मास्की का स्तंभ। किसमें जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए भाबरू स्तंभ में है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और यह भाबरू कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी काशी या फिर ऑप्शन डी मथुरा। तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था यह था तक्षशिला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 2 धर्मों की पढ़ाई होती थी, एक हिंदू धर्म की और दूसरी बौद्ध धर्म की। और ये जो तक्षशिला है यह पाकिस्तान के
इस्लामाबाद के पश्चिमी भाग में स्थित था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? भड़ौच, काम्बे, कल्याण या फिर ताम्रलिप्ति। तो गुप्त काल में जो व्यापार होता था यह ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल का जो प्रमुख बंदरगाह था वह ताम्रलिप्ति था। यहाँ से उत्तर भारत के साथ तो व्यापार होता ही था, साथ साथ यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया जैसे चीन, श्रीलंका, सुमात्रा आदि देशों के साथ भी व्यापार होता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? उत्पाद की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर कारीगरों की अनुपलब्धता। तो यहाँ पे जो मेन कारण था वह था ऑप्शन सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर लगाया जाता था, जिससे वस्त्र उद्योग का पतन हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन या फिर द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो यहाँ पे जो होम रूल लीग थी इसकी स्थापना अलग अलग जगहों पे तिलक जी ने और दूसरी थी एनी बेसेंट। हाँ, तिलक जी और एनी बेसेंट ने अलग अलग जगहों पे 1916 में किसको स्थापित किया था? तो होम रूल लीग बनाया था। दोनों लोग एक साथ नहीं बनाए थे, अलग अलग स्थानों पर बनाए थे। और इसी का जो नाम है 1920 में इसको स्वराज सभा में चेंज कर दिया गया, यानी कि 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम जो है यह रख दिया गया स्वराज सभा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे वह थे स्वामी विवेकानंद। इन्हीं ने 1897 में क्या किसकी स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नव हिंदूवाद के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं वह स्वामी विवेकानंद जी हैं। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। साथ ही 1893 में ये शिकागो धर्मसभा सम्मेलन में भारत का जो है प्रतिनिधित्व किए थे। इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साथ ही यहाँ पे जो रामकृष्ण परमहंस के बारे में दिया है, यह स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे इन्होंने सन्यासी विद्रोह के बारे में आनंद मंठ नामक पुस्तक लिखी। और राजा राम मोहन राय जो थे इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है पांडिचेरी, ऑप्शन डी है झिंझुरा। तो यहाँ पे जो सफल पहला कारखाना खोला गया वह सूरत में खोला गया ब्रिटिश कंपनी द्वारा। पहला यहाँ पे मछलीपट्टनम में खोला गया था लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ था, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है वह पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो यह 1904 में पारित हुआ था। और पहली बार कितने पैसे का यहाँ पे आवंटन हुआ था इस एक्ट के लिए? तो 50,000 पाउंड की धनराशि जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 के लिए यहाँ पे आवंटित की गई थी। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड बेलीजली। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया। 1760 से 1800 तक ये विद्रोह चला था। और इसी विद्रोह पर आधारित, सन्यासी विद्रोह पर आधारित बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने एक पुस्तक लिखी है
आनंद मठ, जो कि काफ़ी फेमस है। तो इस विद्रोह को जो दबाया गया था, यह दबाया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो समय है सन्यासी विद्रोह का, यह है 1760 से 1800 तक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है सर आर्थर कॉटन, ऑप्शन बी है कर्नल वेयर्ड स्मिथ, या फिर ऑप्शन सी है लेफ्टिनेंट ब्लेन, या फिर ऑप्शन डी है कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा सर आर्थर कॉटन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से प्रारंभ मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था? पहला है 8 मई 1857, ऑप्शन बी है 9 मई 1857, ऑप्शन सी है 10 मई 1857, या फिर ऑप्शन डी है 11 मई 1857। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 10 मई 1857 को मेरठ छावनी विद्रोह आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने, सॉरी ये पैमाना गलत लिखा हुआ है, रिएक्टर पैमाना है यहाँ पे, पैमाना। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है मापने के लिए भूकंप का प्रभाव, भूकंप का मूल, भूकंप की तीव्रता, या फिर भूकंप की दिशा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग होता है। और पैमाना जो है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है रिएक्टर, एक होता है मार्केली। तो रिएक्टर पैमाने का जो सबसे पहले बनाया गया यह 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर द्वारा बनाया गया था। इन्हीं के नाम पे इसको रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। और यह 1 से 10 लघुगणकीय पैमाने पर आधारित है। इसका जो प्रत्येक अंक होता है यह 32 गुना ऊर्जा, इस अंक पर प्रत्येक अंक पर 32 गुना ऊर्जा जो है मुक्त होती है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, रिएक्टर पैमाना किससे संबंधित है? तो भूकंप की तीव्रता मापने से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही क्रम प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सही क्रम दिया हुआ है? तो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, या फिर यूरोप? किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सबसे अधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति भूमि जो है वह सबसे अधिक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक के आंकड़े के आधार पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति जो भूभाग है वह अधिक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, या फिर दक्षिणी अमेरिका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप। प्रतिशत में जो है यूरोप में मैदानी भाग अधिक है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका में मैदानी भाग अधिक है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सॉरी यह हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत पूछा गया है। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर क्षेत्रफल पूछता तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है? हिमालय, आल्प्स, एंडीज, रॉकीज? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडीज जो है यह विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी जो लंबाई है यह है 7200 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह विश्व की लार्जेस्ट जो है पर्वत श्रेणी है। साथ ही इसकी जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है अकांकागुआ, और इस जो चोटी है यह 7 देशों में इसका विस्तार है, 7 देश में इसका विस्तार है। दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में इसका विस्तार है। किसका? तो एंडीज का। इसकी लंबाई कितनी है? तो 7200 किलोमीटर है। इसके सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो अकांकागुआ इसके सर्वोच्च शिखर का नाम है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय, ऑप्शन ए है द्वितीय, ऑप्शन बी है प्रथम, ऑप्शन सी है चतुर्थ, या ऑप्शन डी है तृतीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा द्वितीय। रेशम उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है, और यहाँ पे सभी किस्मों के रेशम पाए जाते हैं, सभी किस्मों के रेशम का उत्पादन होता है। साथ ही जो पहले स्थान पर काबिज है वह देश है चाइना। चाइना पहले स्थान पर है, रेशम उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? भारत, ब्राजील, चीन, या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है,
दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर म्यांमार? तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया का जो सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक है वह है इंडोनेशिया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, रूस में या फिर ब्राज़ील में? तो यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार जो है, सर्वाधिक भंडार कहाँ पे स्थित है? तो सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जबकि उत्पादन अगर देखा जाए सबसे बड़ा उत्पादक तो कजाकिस्तान जो है, मध्य पूर्व एशिया का जो कजाकिस्तान है वह सबसे बड़ा यहाँ पे उत्पादक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलिया जो है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुशमैन का संबंध है पूर्वी अफ्रीका, कालाहारी, अमेजन बेसिन या फिर सहारा मरुस्थल? तो बुशमैन जनजाति है एक और इसका संबंध कालाहारी मरुस्थल से है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल जो है यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? काला सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर या फिर भूमध्य सागर? बालियारिक द्वीप समूह जो है या भूमध्य सागर में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और किसके आधिपत्य में है, यानी कि किसका अधिकार है इस पर? तो इस पर स्पेन का अधिकार है बालियारिक द्वीप समूह पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। बिल्कुल सही है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इसका मतलब ये उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा ऑप्शन बी जो है यह है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिल्कुल सही है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम से अधिक है। तो ये भी सही है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे गलत है, सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब जो भारत है, भारत के बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा। अगर भारत की एकदम कश्मीर से जाती कर्क रेखा तब माना जाता है कि हाँ भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भारत का आधा हिस्सा जो है यह उष्णकटिबंध में, आधा जो है वह शीतोष्ण कटिबंध में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये कह देना कि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही पॉइंट हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है और यही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध नगर एवं बदायूं, ऑप्शन बी है लखनऊ एवं रामपुर, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध नगर एवं श्रावस्ती, ऑप्शन डी है कानपुर नगर एवं बहराइच। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर एवं श्रावस्ती। वैसे उत्तर प्रदेश की जो समस्त साक्षरता दर है वह है 67.7%। यहाँ पे साक्षरता दर है टोटल। और सबसे अधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर की है और सबसे कम जो है यह श्रावस्ती की है। इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक थे? डार्विन, माल्थस, एडविन केनन या फिर एडम स्मिथ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, एडविन केनन जो है यह अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? केरल, मिजोरम, गोवा या फिर तमिलनाडु? तो गोवा में यहाँ पे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घरानों में से कौन सा सितार वादन के लिए विशेष तौर से जाना जाता है? ऑप्शन ए है शाहजहाँपुर घराना, ऑप्शन बी है अजरांडा घराना, ऑप्शन सी है इटावा घराना या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? तो सितार वादन के लिए जो फेमस एक घराना है वह है इटावा घराना, और इसी इटावा घराना को गौरी घराना भी कहा जाता है और ये घराना सितार वादन के लिए फेमस है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई है? बरेली में, शाहजहाँपुर में, पौड़ी गढ़वाल में, ललितपुर में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहाँपुर में रोजा ताप विद्युत परियोजना की जो है स्थापना हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है। ये कब शुरू किया गया? तो यह 2021 में शुरू किया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है
राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी झारखंड। कौन कौन से यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो राजस्थान जो है पश्चिम की तरफ से, ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ जो है यह दक्षिण की तरफ से सिर्फ एक राज्य से एक जिले से सीमा साझा करता है, वह है सोनभद्र। और झारखंड भी एक जिले से सीमा साझा करता है, वह है सोनभद्र। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पंजाब के साथ सीमा साझा नहीं होता है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ सीमा साझा होता है। तो यहाँ पे कोर्ट में जो आंसर दिया हुआ है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी, सी एवं डी जो है उसमें जो राज्य दिए हुए हैं वे सीमा साझा करते हैं, जबकि पंजाब जो है इससे सीमा साझा नहीं करता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? छत्तीसगढ़ व झारखंड, गुजरात व कर्नाटक, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश, असम व केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। गुजरात व कर्नाटक को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर अधिकार परीक्षा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी उत्प्रेषण। तो संविधान में आर्टिकल 32 में जो है 5 प्रकार की रिट दिया हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और जो हाई कोर्ट है वह आर्टिकल 226 के तहत इस याचिका को जारी कर सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन सी है राज्यसभा या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे संसद जो है संसद के 3 भाग होते हैं मेनली देखा जाए तो। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और फिर राज्यसभा, ये 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया किस संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत किसी भी संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है? इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, इसमें अनेक संविधानों की अनुभव समाविष्ट है, ऑप्शन सी है यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, ऑप्शन डी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। तो यहाँ पे सब जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के बड़ा होने का कारण क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ संघ तथा राज्य का जो संविधान है वह एक ही संविधान है, जबकि अमेरिका में आप देखेंगे तो वहाँ संघ और राज्य का अलग अलग संविधान है, यानी कि राज्यों का अपना अलग संविधान है और संघ का अपना अलग संविधान है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तो भारत में एक ही संविधान है, इस वजह से यह काफ़ी लेंदी हो गया है, बड़ा हो गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सबसे सटीक आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति निहित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति निहित है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226 में जो है उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति निहित है। अभी हमने ऊपर ही देखा। साथ ही अनुच्छेद जो यहाँ पे 320 दिया हुआ है यह लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। अनुच्छेद 222 जो है यह किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जब स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो आर्टिकल 222 के तहत ये किया जाता है। और साथ ही अनुच्छेद 227 में जो है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की हाई कोर्ट की शक्ति का प्रावधान है। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 226 में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो अनुच्छेद दिए हुए हैं उनमें क्या प्रावधान है उनको हमने देख लिया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संचित निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 215 या फिर अनुच्छेद 192। तो अनुच्छेद जो है 266 में भारत की संचित निधि और लोक लेखा निधि दोनों का प्रावधान 266 में किया गया है। 267 में जो है या भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में प्रावधान 267 में किया गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, संचित निधि और लोक लेखा निधि दोनों का प्रावधान अनुच्छेद 266 में किया गया है। और अनुच्छेद 267 में कौन सी निधि है? तो आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 में रखी गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, LM सिंघवी समिति संबंधित है आर्थिक नियोजन से, करारोपण से, संवैधानिक विकास से, पंचायती राज विकास से। तो LM सिंघवी समिति का जो गठन हुआ था वह राजीव गांधी सरकार
में 1986 में किया गया था और ये पंचायती राज विकास से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस समिति के जो गठन हुआ था 1986 में किया गया था। 1986 में पंचायती राज विकास से संबंधित है ये। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरीय शासन प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिकता प्रदान की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को और नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिकता प्रदान की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसी के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कितने विषय हैं? तो 18 विषय इसमें दिए हुए हैं। नगर पालिका में जो है 18 विषय हैं, जबकि पंचायत में जो है आपको 29 विषय मिल जाएंगे। 12वीं अनुसूची इसी के तहत जोड़ी गई है, पंचायत में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित किरणों में किसका वेधन क्षमता सबसे कम है? अवरक्त विकिरण, दृश्य विकिरण, एक्सरे या फिर पराबैंगनी विकिरण? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा अवरक्त विकिरण का जो है वेधन क्षमता सबसे कम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? ऑप्शन ए है चालक की लंबाई व तापमान पर। ऑप्शन बी है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ऑप्शन सी है चालक के पदार्थ पर, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ पे चालक का प्रतिरोध जो है या जो पॉइंट दिए हुए सभी ऑप्शन पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय भौतिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? डाल्टन, रदरफोर्ड, नील बोर या फिर जे थॉमसन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? टोकोमीटर, वायुयान की गति मापने का यंत्र, स्पीडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों का विश्लेषण, एनीमोमीटर, जहाज का समय मापन, वाट मीटर, वायु की दिशा में परिवर्तन मापन यंत्र? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित है, टोकोमीटर, वायु की गति मापने का यंत्र। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने के साथ जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा घटता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का कौन सा गुण इसे अच्छा विलायक बनाता है? उच्च क्वथनांक, उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण, उच्च विशिष्ट उष्मा या फिर उच्च विशिष्ट गुरुत्व? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण जो है यह पानी को अच्छे से अच्छा विलायक बनाता है। यानी कि पानी में मैक्सिमम चीज़ें उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण के कारण ही घुल जाती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ जाती है, घट जाती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता? तो यहाँ पे बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर विसरण की जो दर है वह बढ़ जाती है, क्योंकि जब अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती जला के रखा जाता है तो बहुत तेज़ी से वो फैलती है और महकने लगती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समांगी की तरह दिखाई पड़ता है पर वास्तव में विषमांगी होता है? ऑप्शन है नदी का गंदा जल, ऑप्शन बी है स्याही, ऑप्शन सी है वायु में धुआं या फिर ऑप्शन डी है चूने के पत्थर को जल में मिलाने पर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा स्याही। स्याही जो है समांगी की तरह दिखाई देती है लेकिन यह एक विषमांगी पदार्थ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 50 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। और वीडियो पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।